हेलो एवरीवन, आज बात करने वाले हैं आर्कटिक सर्कल में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट की। इसके पीछे क्या रीज़न्स है, क्या क्या जियोग्राफिकल फिनोमेनास काम करते हैं और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि भविष्य में किस तरह से ये वाला जो आर्कटिक सर्कल वाला जो कॉन्सेप्ट है किस तरह से स्ट्रेटेजिकली एंड ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कुछ कंट्रीज़ के लिए, और किस तरह से कुछ कंट्रीज़ एग्रेशन दिखा रही है इस वाले एरियाज़ को लेकर। तो देखिए, ये है हमारी पृथ्वी एंड इस वाले एरिया को कहा जाता है नॉर्थ पोल एंड इस वाले एरिया को कहा जाता है साउथ पोल। एंड नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया काफ़ी गर्म रहता है। जस्ट बिकॉज मान लेते हैं ये वाला सन है यहाँ पर, और सन की रेज जो है हमेशा सेंटर पर स्ट्रेट पड़ती है। स्ट्रेट पड़ने के कारण यहाँ पर बहुत गर्मी होती है। एंड जब ये सन रेज नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरफ पड़ती है तो ये स्लांट हो जाती है, जिस कारण यहाँ पर जो है हमेशा स्नो रहती है यहाँ पर, बर्फ़ की मोटी मोटी चादरों के रूप में हमेशा से 12 महीने साल के यहाँ पर बर्फ़ रहती है नॉर्थ एंड साउथ पोल में। तो अब समझते हैं कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, इस वाले एरिया को कहा जाता है आर्कटिक सर्कल। 66 डिग्री नॉर्थ से ऊपर वाला जो एरिया है उसको कहा जाता है आर्कटिक सर्कल, एंड 66 डिग्री साउथ से जो नीचे वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इसको कहा जाता है अंटार्कटिक सर्कल। दोनों एरियाज़ बर्फ़ से घिरे हुए हैं, लेकिन रिसेंटली हमारे द्वारा किए गए कुछ ऐसे काम जैसे कि क्लाइमेट चेंज का कारण बन रहे हैं, जैसे कि टेम्परेचर का बढ़ना और फॉसिल फ्यूल का ज़्यादा यूज़ करना। इसके कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमने जो इंसानों ने पॉल्यूशन फैलाया है उसकी वजह से नॉर्थ पोल वाली जो आइस है वो बहुत तेज़ी से पिघल रही है। आपको मैं बताऊं, एक स्टडी के अकॉर्डिंग नॉर्थ पोल की जो आइस है वो 12.2% पर डेकेड के हिसाब से पिघल रही है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दशकों में ये वाला पूरा का पूरा नॉर्थ पोल जो है ये विदाउट आइस हो जाएगा। तो अब कुछ कंट्रीज़ इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है और अब इस वाले एरिया को क्लेम कर रही है। मैं आपको बता दूं कि वैसे तो वहाँ पर कोई लैंड मास नहीं है, ये वाला पूरा जो एरिया है ये जो है ये पानी से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी इसका इम्पोर्टेंस है। और इम्पोर्टेंस क्या इसका इम्पोर्टेंस है, किस लिए इम्पोर्टेंट है ये, वो हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए, इधर हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो एरिया है पूरा आर्कटिक सर्कल का, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, इधर है रशिया एंड इधर रशिया है, इधर कनाडा है, ये यूएस का अलास्का वाला पोर्शन है, ये है यहाँ पर यूएस, तो और डेनमार्क का ग्रीनलैंड, यस। एंड इधर देखेंगे नॉर्वे है, स्वीडन, फिनलैंड भी साथ में है, आइसलैंड है। तो ये वाले जो कंट्रीज़ है इस वाले एरिया को नज़र बनाए रखे हुए है कि जब यहाँ से पूरी बर्फ़ साफ़ हो जाएगी तो इस वाले एरिया को वो लोग अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सके। अब यहाँ पर फ़ायदा क्या है ये भी हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले समझना ज़रूरी है कि कौन कौन से कंट्रीज़ अभी इस वाले एरिया को मतलब गवर्न करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि एक कन्वेंशन है वर्ल्ड वाइड, इसको कहते हैं UN क्लॉज, UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। इसके अकॉर्डिंग जो कंट्रीज़ है वो अपनी जो लैंड वाली टेरिटरी है उसके आगे कुछ एरिया में इकोनॉमिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं रशिया, वो कुछ जैसे ये रशिया की बाउंड्री है, वो ये कुछ अपने एरिया से कुछ आगे तक इकोनॉमिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे फिशिंग, कुछ एक्सटेंट तक माइनिंग वगैरह। तो इसका मतलब ये है UN क्लॉज के अकॉर्डिंग एक जोन नाम दिया जाता है हर एक टेरिटरी के आगे 200 नॉटिकल माइल तक उसको कहा जाता है EEZ, यानी एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन। हर एक कंट्री 200 नॉटिकल माइल तक जो है वहाँ पर ना सिर्फ इस एरिया में बल्कि दुनिया के किसी भी सी के अंदर अपने टेरिटोरियल एरिया से 200 नॉटिकल माइल आगे तक फिशिंग वगैरह या इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी जो ये वाला आर्कटिक सर्कल वाला एरिया है इसको दुनिया के 8 देश इसमें अपना EEZ क्लेम करते हैं। वो है कनाडा,
कनाडा, यस कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड रशिया एंड यूएस। ये है यूएस का अलास्का, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इस तरह से जो है ये 8 कंट्रीज़, ये वाले जो 8 कंट्रीज़ है ये गवर्न करते हैं इस वाले एरिया को EEZ के साथ, UN क्लॉज के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि ये वाली जो कंट्रीज़ है ना, मान लेते हैं ये वाला है 200 नॉटिकल माइल का एरिया, ठीक है, ये वाला। तो ये वाले कंट्रीज़ क्या कह रहे हैं, कुछ कंट्रीज़ मान लेते हैं US कह रहा है कि ये पूरा एरिया मेरा है इतना, एंड कनाडा कहता है कि ये वाला एरिया मेरा है यहाँ तक, मान लेते हैं इस तरह से। ये मतलब अपने एरिया से 200 नॉटिकल माइल से भी ज़्यादा का एरिया क्लेम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ये वाला जो आर्कटिक सर्कल वाला एरिया ये कॉन्फ्लिक्ट का एक सोर्स बन गया है यहाँ पर। और इसके पीछे रीज़न क्या है, यहाँ पर वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए रीज़न यहाँ पर समझ लेते हैं। रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, रीज़न क्या है कॉन्फ्लिक्ट के। पहला रीज़न स्ट्रेटेजिक रूट। बहुत सारी कंट्रीज़ इस वाले एरिया को स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंस का मान रहे हैं, क्योंकि हो सकता है मान लेते हैं कल की घड़ी में एक वॉर हो जाती है, और मान लेते हैं, और इस वजह से जो है ना ये वाला एरिया एक रूट का काम कर सकता है आर्मी नेवी के लिए, इसलिए ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एरिया। और दूसरा ट्रेड रूट, यहाँ से अगर ट्रेड करते हैं कंट्रीज़ नियर फ्यूचर, अभी भी होता है साइड बाय साइड, क्योंकि बर्फ़ बहुत कम रह चुकी है, लेकिन अगर नियर फ्यूचर सब कुछ यहाँ से बर्फ़ ख़त्म हो जाती है तो बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ से ट्रेड करना चाहेंगी और करेंगी, जिस वजह से अभी बहुत सारी कंट्रीज़ एग्रेशन दिखा रही है इस वाले एरिया को लेकर। एंड ये एक प्रॉब्लम वाली बात है, बहुत बड़ी समस्या ये हो सकती है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है, यहाँ पर ना बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। अकॉर्डिंग टू यूएस जियोलॉजिकल सर्वे क्या कहता है इस रिगार्ड में, वो देखते हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पर 13% अनडिस्कवर्ड ऑयल रिजर्व्स है। अनडिस्कवर्ड ऑयल रिजर्व्स, ऑयल यहाँ पर है 13% ऑयल रिजर्व्स यहाँ पर है दुनिया के, एंड 30% अनटैप्ड नेचुरल गैस रिसोर्सेज भी यहाँ पर है। तो समझे आप, इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है। एक तो स्ट्रेटजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरा ट्रेड रूट यहाँ पर ट्रेड रूट के लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा, अगर आप जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ यूएस के अकॉर्डिंग देखें तो 13% अनडिस्कवर्ड ऑयल रिजर्व्स यहाँ पर है, एंड दूसरा 13% अनटैप्ड नेचुरल गैस रिजर्व्स यहाँ पर है। ओके, तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें कि भविष्य में इससे लेकर बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। मैं समझ पा रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली आप सभी को ये जो EEZ वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया, EEZ का मतलब होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। और ये वाला जो जोन है वो बनाया गया था, ये जो वर्ड आया है ये आया है UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज। इसके अकॉर्डिंगली ये EEZ वाला कॉन्सेप्ट आया था, जिसका मतलब ये हुआ, मान लेते हैं ये इंडिया है ना, ये इंडिया का जो है सदर्न पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। और इंडिया का जो सदर्न पार्ट है उसके आसपास है ओशन, ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन, एंड ये पूरा इंडियन ओशन वगैरह है यहाँ पर, है ना। तो इंडिया जो है ना वो फिशिंग वगैरह या फिर इकोनॉमिकली
इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ से अपने मेन लैंड एरिया से 200 नॉटिकल माइल की दूरी तक ही कर सकता है। अगर मान लेते हैं इंडिया कल कहता है कि यहाँ पर 200 नॉटिकल माइल से आगे 500 नॉटिकल माइल तक वो यहाँ पर जो है अंडर जो मान लेते कुछ रिजर्व्स यहाँ पर है, अंडरग्राउंड रिजर्व्स है, अंडर ओशन है ना, तो उसको निकालने की कोशिश करता है। तो वो जो है इस ट्रीटी के लिए मतलब वो ट्रीटी के अकॉर्डिंगली नहीं होगा। इस वजह से हम लोगों ने जो है ये इस ट्रीटी को अपनाया है। और रीज़न क्या क्या है यहाँ पर? बर्फ़ गलने के आर्कटिक ओशन में, टेम्परेचर राइज। और ये टेम्परेचर राइज क्यों होता है? टेम्परेचर राइज होता है हमारे पोल्यूशन से, यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के कारण। एक्सट्रीमली हम लोग जो है पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स है उसको यूज़ करते हैं एंड जलने पर ये जो बहुत ज़्यादा धुआं पैदा करते हैं जिस वजह से पोल्यूशन हो रहा है एंड क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंड टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसकी वजह से जो आर्कटिक सर्कल वाला जो एरिया है, आर्कटिक सर्कल वाला जो रीजन है उसकी बर्फ़ लगातार पिघल रही है। तो ये बात है यहाँ पर समझने लायक। तो ये दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। यू शुड सब्सक्राइब आवर चैनल, फॉर फ्यूचर informative videos. Subscribe our channel. Stay tuned, stay happy.